ने यहाँ से अभी ट्रीटमेंट कराया। देखो लॉकडाउन लग चुका है। इस्लाम की आखिरी लड़ाई, ये इंडियन गोश्त है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो गया। सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम की मुबारकबाद। तो लास्ट वीडियो आपने कहाँ से देखा था? लास्ट वीडियो आपने देखा कि हम कैसे अल अलूला में घूमने गए थे। मैदान साले घूमने गया तो यहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली क्योंकि मैंने प्री बुकिंग नहीं करवा रखा था, तो इस वजह से मुझे एंट्री नहीं मिली। उसी बीच इसके बाद जब हम अपने रूम की तरफ लौट रहे थे तो हमारी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। जब तबीयत ख़राब हो गई तो फिर आनन फानन में मैं अस्पताल गया। 2 दिन तक मेरी तबीयत मुसलसल ख़राब रही और मैं कुछ भी वीडियो ब्लॉग नहीं बना सका क्योंकि तबीयत ख़राब में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये हॉस्पिटल था पीछे जो आप देख रहे हैं। मैंने यहाँ से अभी ट्रीटमेंट कराया। देखो पूछोगे कि क्या हो गया अचानक, तो मैं वहाँ घूमने गया था, लेकिन यार मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब मैं अलूला आया तब से मेरे को फीवर, और यहाँ जो ठंड है, चाइना के संघाई जब मैं था इतना ही ठंड था, लेकिन वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रशिया में जब था मैं सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे भी मलेरिया मुझे हो गया था, तो वहाँ पे भी उतना ठंड नहीं लगता था। यहाँ का सरकारी अस्पताल है। यहाँ इलाज कराने के लिए आपको 1-2 चीज़ काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये है, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। सऊदी अरब कभी भी टूरिस्ट वीज़ा बिना इंश्योरेंस के जारी नहीं करता, तो उसी इंश्योरेंस के आधार पर, यानी कि जितना वीज़ा की वैलिडिटी होगी उतना ही इंश्योरेंस का वैलिडिटी होगी। अस्पताल के अंदर वीडियो फोटो बनाना अलाउ नहीं होता। हमने ट्रीटमेंट करवाया, सुई लगा, दवाइयाँ दी गई। हैरानी की बात यह है, यहाँ पे जो कंपाउंडर हैं वो अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग ही, अलग अलग कंट्री के लोग अपना अपना सेवा दे रहे हैं। जबकि आप इंडिया या किसी और दूसरे देश में जाएंगे, इंडियन डॉक्टर, इंडियन नर्स, इंडियन सफाई कर्मचारी, सब कुछ इंडियन मिलेगा, क्योंकि इंडिया कभी भी बाहर वाले लोगों को काम नहीं देता, नौकरी नहीं देती। तो लोकल नागरिक है उनको नौकरी नहीं मिलती, तो दूसरे देश के नागरिक को क्या ही नौकरी मिलेगा। जिन्होंने मुझे अभी सुई लगाया वो लड़की थी केरला की, हिंदी में ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर आप अपनी ज़बान में भी सारी परेशानी बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। चलो अब मैं यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पहुँचता हूँ और खाना पीना खाता हूँ और फिर दवाई खाऊंगा। अभी भी मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैंने अल अलूला को छोड़ के तबूक नामक स्थान पर आ चुका हूँ। रमजान के पहले दिन लॉकडाउन लग चुका है। दोपहर के 1 बज रहे हैं, कोई इंसान नहीं है, सब कुछ बंद है, पूरा सड़क खाली, दुकानें बंद, रेस्टोरेंट बंद, सब कुछ बंद। ये लोग ना दिन को सोते हैं गधे की तरह, रात को काम करते हैं। चलो आज तो रमजान है तब ना, अंदीना भी यही हाल रहता है। स्वागत करते हैं आप सबका। तबूक में क्या कुछ है देखने और दिखाने लायक आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। मोहतरमा थी, वो केरला की थी। उन्होंने कहा कि आप 2 वजह से बीमार पड़ते हैं। एक, किसी ठंडे इलाके में जब जाएंगे तो आपका ये बुखार आएगा। दूसरा, आप लंबे समय तक अगर कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो फिर आपका बुखार बढ़ेगा। इन 2 कारणों की वजह से हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे हालातों में मैंने फाइंड आउट किया, जो लोग सफ़र में होते हैं या जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए है कि अपने बदले किसी गरीब यतीम लोगों को खाना खिलाए, उनकी परेशानी को हल करें। 1 महीने का रोज़ा बराबर हो जाएगा। अन्य दिनों में भी आप रोज़े रख सकते हैं और इस दिन को पूरा कर सकते हैं। तबूक में वैसे जगह पर हैं जो इस्लाम के इतिहास के लिए सबसे खास जगह माना जाता है। आपने तो जंग तबूक का नाम सुना ही होगा, यानी इस्लाम की आखिरी लड़ाई जहाँ पे हुई थी रोमन एम्पायर से, वो लड़ाई हुई थी यहाँ पे, बैटल ऑफ तबूक। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। इस वक्त मेरी व्हीलचेयर पर विश्व यात्रा सऊदी अरब के आखिरी शहर तबूक आ चुकी है। अगर आप जॉर्डन की तरफ जा रहे हैं तो ये आपको आखिरी पड़ेगा, अगर आप जॉर्डन की तरफ से आ रहे हैं ये आपको पहली पड़ेगा। मक्का मुकरमा बहुत मुश्किल से फतह होने के बाद अब पूरी दुनिया को ये मालूम हो गया था, खास करके अरब ममालिक को ये मालूम हो गया था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं। तो पूरे अरब से लोग इकट्ठा होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो रहे थे, इस्लाम कबूल करने आ रहे थे पूरे अरब ममालिक से। सभी को मालूम ये हो गया कि अरब में अब मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगी और कोई तकलीफ नहीं होगा। ये बात नागवार गुजरी दुनिया के सबसे सुपर पावर रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर अरबों को एक देखकर
खुश नहीं थे। अरब के जितने भी शहर हैं सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन तबूक उस वक्त तक भी इस्लाम कबूल नहीं किया था। यहाँ पे रोमियों का राज चलता था। रोमन एम्पायर के जो हेड थे उन्होंने देखा कि ये तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने अरब को यूनाइट होने से रोकने के लिए यहाँ पे पूरी फौज लगा दी। कि ये वो शहर था तबूक, अरब और रोमन एम्पायर के बीच का एक बॉर्डर वाला शहर था ये। किसी ने अफवाह फैला दी कि रोमन एम्पायर की बहुत सारी फौज तबूक से निकलकर मदीना तो मुनव्वरा जाएगी। बता दें कि मदीना और तबूक के बीच की दूरी 700 किलोमीटर की दूरी है। जंग तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को पहले से ही खबर कर दिया और बता दिए कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल रोमन एम्पायर से लड़ने तबूक जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान कर दिया था कि इस जंग में जो भी उस समय वहाँ पे मुसलमान थे उन सभी को इस जंग में जाने की हिदायत दी, फर्ज कर दी गई है। इस लड़ाई में जो मुसलमान शामिल नहीं हो रहे थे उसे मुनाफिक डिक्लेयर किया गया था। बहुत सारे मुसलमानों ने बहाने मारने लगे, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, मैं खाने को नहीं है। जैसे आज का मुसलमान होता है ना, उसको अगर किसी नेक काम के लिए दावत दो तो वो ऐसे ही बहाने गोल मटोल बात करने लगता है। सिमिलरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में जब जंग तबूक के लिए रवानगी हो रही थी उस समय भी कई मुसलमानों ने पीछे हटने के लिए तरह तरह के बहाने कर रहे थे। रोमन एम्पायर ने उस समय पर्शियन एम्पायर को हराकर और अपने मजबूत होने का दावा किया था। रोमन एम्पायर को ये पता हो गया था कि ये मुसलमान हमसे नहीं लड़ पाएंगे। पर्शियन एम्पायर को हराकर जब वो वापस लौटे तबूक की तरफ तो उन्हें लगा कि हम अब मुसलमानों की जो फौज आ रही है मदीनातुल मुनव्वरा से, हम उन्हें भी हरा देंगे। इधर रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो तबूक में तैयार थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, और मुसलमानों में जितनी सेनाएं भर्ती हो रही थी उन सबको दावत दी गई थी कि सब आप लोग मदीना आ जाएं और मदीना से ही तबूक के लिए रवानगी होगी। जिनके पास जो मालोजर था, जो लड़ाई में जाना चाहते थे, अपने अपने तरीके से अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए। जंग में तो थोड़ा सा पैसा वैसा आता है ना, खाना पीना, रहने के लिए टेंट वगैरह, तो वो सब लेके सब आ गए मदीना। इकट्ठा होते होते 30,000 फौज तैयार हो गई थी। जिस समय जंग शुरू होने वाली थी यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी। आज तो मैं इतना जैकेट वैकेट पहना हूँ तबूक में, लेकिन उस समय मामला कुछ इसका उल्टा था। अरब का गर्मी और अरब का ठंडा, ये दोनों बहुत खतरनाक होता है। ये आखिरी लड़ाई थी, डू एंड डाई का सवाल था। पूरे अरब एक हो गए, सारी तैयारी पूरी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाओं के साथ जंग तबूक के लिए निकल चुके थे। 30,000 की फौज थी। 18 सहाबा पर एक ऊंट ही हो पाता था। कुछ लोग पैदल चलते थे, कुछ लोग कैसे चलते थे। उस समय इतनी गर्मी थी भयावह। चलते चलते रास्ते में कई लोगों के पास खाने के सामान भी खत्म हो गए थे। ऊंट भी गर्मी की तपिश की वजह से इंतकाल कर गया, मर गया। कई घोड़े मर गए, उनमें से कई सहाबा का इंतकाल हो गया। बीच में ही जो बचे वो जंग तबूक के लिए तबूक पहुंच गए। 30,000 फौज यहाँ पे पहुंची और सफ़ों में सब खड़ी हो गई। सफ़ों में खड़ी होकर रोमन एम्पायर के फौज का इंतजार कर रही थी। लड़ाई के लिए दावत भी भेजी गई, लेकिन उन्होंने लड़ाई शुरू करने से ही मना कर दिया और पहले ही वो हार गए। इस तरह से रोमन एम्पायर की हार हुई और इस्लाम की यहाँ पे जीत हुई। अब तक इस्लाम और जितने भी उनके दुश्मन थे उनसे जो लड़ाइयाँ हुई थी तो कुछ लड़ाइयों में जीत हुई थी, कुछ में हार हुई थी। तो इस तरह से इस्लाम में कई ऐसे जंग हुए। ये जंग रहा जो आखिरी जंग हुई थी, जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे 20 दिन रहकर यहाँ पे रोमन एम्पायर खुद आए थे, उनके जो लीडर थे। और जो जजिया थी, जजिया मतलब यानी कि ये जो तबूक है, तबूक भी रोमन एम्पायर ने कहा कि हम अब आपको सौंपते हैं। इस जगह को छोड़कर चले गए। अब तो वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तबूक अब मुसलमानों का हिस्सा हो चुका था, पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस मदीनातुल मुनव्वरा के लिए चले गए। तबूक जब मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया, अब क्या हुआ कि इस्लाम का जो बॉर्डर है वो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर दोनों से जाके टकरा गई। तो ये है जंग तबूक का वो एरिया। ये थी जंग तबूक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मैं ज़रूर बताएं। और तबूक में कुछ भी घूमने के लिए नहीं है, जो कुछ तबूक है वो इसी चीज़ के लिए फेमस है। इस मार्केट में आया था कुछ दिखाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 सामान ले लिया। एक ये मुझे पड़ा 20 रियाल की, INR में 450 के आसपास होता, इंडिया से सस्ता है। और एक पैंट लिया मैंने मोटा, ठंड से बचने के लिए, वो भी 20 रियाल में। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। आ गया हूँ वकाला में। वकाला कहते हैं किराने स्टोर को। कुछ इस तरह के सामान मिलेंगे। चलो मैं बताता हूँ सऊदी अरब में किसकी कितनी कीमत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ये डब शैम्पू से।
एक जाना माना शैम्पू है, इसकी कीमत है, ये सारे खजूर पैकेट में है, इन सब की क्या प्राइस है, 18 रियाल है वो 500 ग्राम। यानी यहाँ पे खजूर जो है सस्ता नहीं है जैसा आप लोग घर बैठे समझते हैं ना। ये सब्जी वब्जी भी मिलती है, पैकेट में मिलता है धनिया का पत्ता, यहाँ पे खुला में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 9 रियाल। देखो भाई सऊदी अरब में जो खाने पीने की चीज़ है वो कितना महंगा है और कितना सस्ता है। ये बंदा गोभी की कीमत 8 रियाल है। इंडिया की तरह नहीं कि खुला खुला में भी बिक जाता है सब्जियाँ, और सब्जी नहीं बिकता है तो कई किसान नाराज़ होकर सब्जियों को सड़कों पर फेंक देते हैं। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्जी सड़क पर नहीं फेंकी जाती, बल्कि उसका एक सही इस्तेमाल होता है और सब कुछ का एक प्रॉपर दाम मिलता है। जैसे मान लो आपको ये टमाटर चाहिए, इस टमाटर की कीमत 5 रियाल है। अगर आप मेरे राज्य में जाएंगे बिहार में तो वहाँ पे तो लोग ऐसे ही दे देंगे, फ्री में इतना टमाटर दे देंगे। दूसरे राज्यों में तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे और देखें, ये है मौसमी, इसकी कीमत 9 रियाल। वकाला में आज आपको सैर कराता हूँ। सबसे ख़ास चीज़ है, मैंने सुना है कि यहाँ पे पानी सस्ता मिलता है, पेट्रोल सस्ता मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का प्राइस लगभग सेम है। तो इस बरस की भी कीमत 4 रियाल। किसी भी चीज़ का दाम इंडिया से 2 गुना 6 रियाल हो गया। टॉयलेट साफ़ करते हैं, इसकी कीमत 13 रियाल है। कोई 16 रियाल का है, कोई 15 रियाल का है। और कुछ दिखाता हूँ, ये शुगर है 12 केजी का, इसकी कीमत है 43 रियाल। 43 चाय पत्ती का पत्ता 26 रियाल। ये 10 केजी का आटा 50 रियाल में। यहाँ पे ये देखो ब्राउन शुगर है, ये इसकी कीमत है 12 रियाल। यहाँ पे देखो ये बर्तन को लगड़ने वाला है, धोने वाला, 10 रियाल का, ये भी 10 रियाल का। बाकी यहाँ पे लौंग, इलायची, दालचीनी, पत्ता, मसाला वगैरह ले सकते हैं, 10 रियाल, 11 रियाल इस पूरे पैकेट में। ये सारा 200 ग्राम है। ये 250 ग्राम मसूर की दाल है, इसकी कीमत 10 रियाल। ये सूजी है 5 रियाल का। एक मुट्ठी काजू है 5 रियाल में। इंडियन बासमती चावल 5 केजी का है, 42 रियाल। 1 लीटर का रिफाइंड तेल है ये सारा, 14 रियाल लिखा हुआ है। अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखा, यानी कि कौ मीट, बफेलो, बकरी, ऊँट तो यहाँ का है, लेकिन गाय, भैंस, बकरी और चिकन ये सब भारत से आता है, इंडिया से आता है। ये देख रहे हो आप, हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंडियन गोश्त है। पूरा इंडियन गोश्त का बाजार लगा हुआ है। ये सब इंडिया, गुजरात या यूपी से आया हुआ है। 400 ग्राम है। इंडिया ही है सेकंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर, ठीक है। इंडियन ब्रांड का चिनिया बादाम है, ये वाला देखो, मोटा मोटा है ना। इसकी कीमत 10 रियाल है। दूध की कीमत 10 रियाल। दूध यहाँ पे पानी से भी ज़्यादा महंगा है। जो अन्य जानवर का दूध है, गाय, भैंस, बकरी, वो सब इंडिया से आता है। गांव में रहा करता था तो मैं रस का बिस्किट को ख़रीद के बेचता था। इसकी कीमत यहाँ पे 10 रियाल में। अब इस दुकान में बहुत सारी चीज़ें हैं, सबके बारे में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। मेमोरी फुल हो जाएगा, बैटरी डाउन हो जाएगा और सुबह से शाम हो जाएगा। इसमें इतनी आइटम है कि हम आपको सबका डिटेल्स नहीं बता सकते। इस तरह का आपको वकाला मिलेगा, वकाला बोलते हैं यहाँ, लेकिन इंडिया में जनरल स्टोर, किराने की दुकान से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन जैसे अपने इंडिया में जनरल स्टोर हर जगह होता है, वैसे यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती है।